हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन धीरज सर पर। विगत कुछ दिनों से जो है वो वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था, पर अब जो है वो वीडियो अपलोड होगा। पर इसमें भी वीडियो जो अपलोड होगा वो स्मार्ट बोर्ड पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि जहाँ पर हम लोग अपना संस्थान रन करते हैं, जहाँ पर अपना संस्थान चलता है, वहाँ पर एक फंक्शन है जिसकी वजह से कोचिंग संस्थान जो है वो बंद है। अब मैं ठीक हूँ, पढ़ा सकता हूँ, आप देख सकते हो। ठंड से बचने का जो है वो निर्देश है, तो ठंड से तो बच ही रहे थे, पर पता नहीं कैसे ठंड लग गया था। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि क्लास जो है वो चलेगा और ऑनलाइन चलेगा। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सिलेबस को आगे लेकर के चले। और कुछ चीज़ें हैं जो अभी पीछे भी हैं, जैसे मैथमेटिक्स में पीछे है, तो उसको एक्स्ट्रा टाइम दे करके कंप्लीट करेंगे। बाकी आज के क्लास में हम लोग सबसे पहले इंग्लिश का जो है वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में 2015, ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आप लोगों को क्लियर बता देना चाहता हूँ कि 2015 में पूछे गए प्रश्नों का जो है वो संग्रह इस वीडियो में, वन शूट वीडियो में कंप्लीट होगा। और वो जो वीडियो कंप्लीट होगा स्मार्ट बोर्ड पर नहीं हो पाएगा। बाकी उसके लिए भी मैंने पूरा इंतज़ाम किया है ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। और ये वीडियो 12th क्लास के लिए होने वाला है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा और आप लोग इसे पूरा जो है वो देखिएगा, और ये आपके 12th क्लास के प्रिपरेशन में सहायक होगा। पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं, सारे प्रश्नों का संग्रह जो है वो मैं लेकर के आने वाला हूँ। स्वास्थ्य धीरे धीरे बढ़िया है। अभी जिस तरीके से वीडियो शूट होगा ठीक इसी प्रकार से और भी वीडियोस आएंगे। कोशिश करूँगा कि संस्थान में ऑफलाइन क्लासेज जो चल रहे हैं उसका वीडियो ही यूट्यूब पर डालूं। और साथ ही साथ अगर ठंड ज़्यादा बढ़ती है तो ऐसे सिचुएशन में घर पर रह करके इसी प्रकार के वीडियोस डालूंगा, जैसा कि अभी मैं ये डालने वाला हूँ। ये स्मार्ट बोर्ड पर नहीं होगा, पर इतना विश्वास कीजिए कि आपको परफेक्टली जो है वो समझ में आएगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को समझिएगा कि क्लासेस क्यों वहाँ कंडक्ट नहीं हो पा रही हैं। वहाँ से स्ट्रिक्ट जो है वो ये मतलब ऑर्डर है कि जब तक फंक्शन है तब तक वहाँ पर क्लास नहीं चलेगा। खैर जो भी हो ठीक है। आपको पता ही है कि तबीयत ख़राब होता है तब भी हम क्लास लेते ही हैं। हाँ, 2 दिन तक ज़्यादा जो है वो तबीयत ख़राब हुआ था। ये पूरा सर वगैरह जो है वो दर्द कर रहा था 2 दिन तक लगातार, जिसकी वजह से क्लास में नहीं ले पाया था। पर कल से मैं ठीक हूँ। कल मैंने गया था बात करने वहाँ पर, लेकिन नहीं हो पाया था। कोई बात नहीं, लेकिन अब जो है वो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्लास जो है 2015 ईस्वी में आया हुआ, यानी 2015 में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह देखेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो बच्चों। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब का जो है वो वीडियो फॉर्मेट कुछ इसी प्रकार से होगा, और जब तक क्लासेज बंद हैं ऑफलाइन क्लासेस, तब तक क्लासेज जो है वो इसी प्रकार से कंडक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हो कि सबसे पहला जो प्रश्न है इंग्लिश का, जो 2015 में पूछा गया है, 100 मार्क्स का है। तो अंग्रेजी का ये जो है वो वीडियो हम शूट करने वाले हैं, और बिहार बोर्ड द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का यह संग्रह है। तो इंग्लिश का जो है ये पेपर है और 100 मार्क्स का है। 2015 में ये प्रश्न आया हुआ है, जिसमें सबसे जो पहला प्रश्न है वो ग्रामर टर्म से था इसमें 2015 में। और वो क्या था आप देख सकते हो, वो है कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। यानी कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी निम्नलिखित वाक्यों को ट्रांसफॉर्म कर देना है, बदल देना है, एज डायरेक्टेड, जैसा कि दिशा दिया गया है, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, यानी अर्थ को बिना बदले हुए। यानी अर्थ को बिना बदले हुए इन सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर देना है, यानी कि इन सेंटेंस को बदल देना है जैसा डायरेक्शन दिया गया होगा। जैसे सबसे पहला जो है वो दिया गया है डायरेक्शन कि सी इज़ टू स्लो टू फिनिश हर वर्क ऑन टाइम, और इसको डायरेक्शन दिया गया कि ये रिमूव ऑफ टू में इसको जो है चेंज करना है। तो दिया क्या दिया, यहाँ पर प्रश्न क्या दिया गया है कि सी इज़ टू स्लो टू फिनिश हर वर्क ऑन टाइम। तो रिमूवल ऑफ टू जो है वो उस समय पूछा जाता था 2015 में। बाकी विगत महीनों से, विगत वर्षों से अगर देखा जाए, विगत महीनों से इसलिए क्योंकि जो बिहार बोर्ड का जो आया हुआ है मॉडल पेपर, उसमें भी रिमूवल ऑफ टू है नहीं, और बाकी जो है ये 2015 में आता था। तो सी इज़ टू स्लो टू फिनिश हर वर्क ऑन टाइम, तो ऐसे सेंटेंस का रिमूवल ऑफ टू जब चेंज करते हैं रिमूवल ऑफ टू में, तो ऐसी स्थिति में जो है टू को सो में बदल दिया जाता है, और इसके बाद जो है वो दैट का उपयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, देखिएगा इसको बदलने का तरीका। आंसर जो है वो यहाँ पे मेंशन मैंने करवा दिया है।
क्या है आंसर? आंसर जो है वो ये है कि सी इज सो स्लो, वह जो है वह बहुत धीमी, सी इज सो स्लो, वह बहुत धीमी है, दैट की दैट की सी कैन नॉट फिनिश हर वर्क ऑन टाइम, द नहीं होगा यहाँ पर होगा सी कैन नॉट फिनिश हर वर्क ऑन टाइम। और इस तरीके से जो है वो रिमूवल ऑफ टू में हमने चेंज कर दिया। दूसरा क्या है? सूरज इज स्पीकिंग टू अ पुलिसमैन, सूरज पुलिसमैन से बात कर रहा है। तो सूरज पुलिसमैन से बात कर रहा है, तो इसका जो है वो अर्थ नहीं बदलना है, और बाकी इसको किस में चेंज कर देना है? तो इसको चेंज कर देना है इंटेरोगेटिव में। तो वो क्या होगा? इसको किस प्रकार से इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे? तो इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए, इंटेरोगेटिव में चेंज करने के लिए इसके अर्थ में कोई परिवर्तन ना आए, नॉट का उपयोग करेंगे। क्योंकि जेन्युइन जितने भी बच्चे होते हैं इंटेरोगेटिव का मतलब समझते हैं कि एक्सिलरी वर्ब को पहले कर दिया, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब और इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो वो चेंज हो जाएगा किसमें? तो इंटेरोगेटिव में। नहीं, अगर सेंस नहीं उसका परिवर्तित करना है तो वो होगा नॉट के उपयोग के द्वारा। जैसे मैं हूँ कि मैं पुलिसमैन से बात कर रहा हूँ, तो मैं पुलिसमैन से बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर ये पूछा जाएगा अर्थ न बदले तो कि क्या धीरज सर पुलिसमैन से बात नहीं कर रहे हैं? तो इसका सेंस क्या आएगा? मैं बात कर रहा हूँ, है ना, तो इसका सेंस आएगा कि हाँ वो पुलिसमैन से बात कर रहे हैं। और ये बदल किस में गया? तो इंटेरोगेटिव में बदल गया। सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ करना है। सूरज इज स्पीकिंग टू अ पुलिसमैन, तो इसका जवाब होगा कि इज सूरज नॉट स्पीकिंग टू अ पुलिसमैन, और ये क्या हो गया? सही हो गया। नेक्स्ट क्या है कि विल दे होल्ड अ मीटिंग, क्या उन्होंने एक मीटिंग रखी होगी? क्या उन्होंने एक मीटिंग रखी होगी? विल दे होल्ड अ मीटिंग, क्या उन लोगों ने एक मीटिंग रखी होगी? इसको बदलना किस में है? असर्टिव में। और अर्थ जो है वो नहीं बदलना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? दे विल नॉट होल्ड अ मीटिंग, और इस प्रकार से ये इसका आंसर हो जाएगा। 2015 में ही प्रश्न पूछा गया है ग्रामर से, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स में सबसे पहला फिल इन द ब्लैंक्स, इसके बाद यू लिव लॉन्ग। तो ये क्या किया जाता है? तो ये जो सेंटेंस यहाँ दिया गया है, तो इसमें आशीर्वाद देने का जो है वो सेंस आता है, तो क्या हो जाएगा? मे यू लिव लॉन्ग, और ये क्या हो गया? सही हो गया। यानी यहाँ क्या भरा जाएगा? तो यहाँ भरा जाएगा मे यू लिव लॉन्ग, आशीर्वाद देने के लिए, इच्छा व्यक्त करने के लिए, आकांक्षा व्यक्त करने के लिए, साथ ही साथ अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो मे का यूज किया जाता है। परमिशन लेने के लिए भी किसका यूज किया जाता है? तो मे का यूज किया जाता है। जैसे मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर, ये मैंने आपको बताया था। इसके बाद है कि वेयर वी गो, और यहाँ पर क्या भरा जाएगा? वेयर वी गो, तो यहाँ पर जो है वो भरा जाएगा शुड, वेयर शुड वी गो, हमें कहाँ जाना चाहिए, वेयर शुड वी गो। अगला जो प्रश्न है बच्चों वो है दे, इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स नॉट हेल्प यू। तो यहाँ पर जो है वो कॉलम दिया रहता है आपको कि भरना क्या है, वर्ब में एक या दो कॉलम दिया रहता है, तो वो यहाँ पर मेंशन नहीं हो पाया है। जो टाइप किए हैं भैया वो नहीं मेंशन किए हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर ही लिखेंगे। जैसे वेयर वी गो है, तो यहाँ नहीं हो जाएगा वेयर आर वी गो, भाई वी के साथ तो आर भी लग सकता है, ये माइंड में आ रहा होगा। तो ये ब्रैकेट में जो है वो साइड में दिया रहता है कि आप इसमें क्या भरिएगा, उसके अकॉर्डिंग ये शुड है। दे नॉट हेल्प यू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दे कुड नॉट हेल्प यू, और ये भी क्या हो गया? सही हो गया। इसके बाद जो है वो हम लोग देखेंगे थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू वन सेंटेंसेज ईच, यानी इन वाक्यों को जो है वो एक वाक्य में बदलना है। कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज यानी निम्नलिखित वाक्यों को कंबाइन करना है। कंबाइन करने का मतलब कि एक में जो है वो संयुक्त कर देना है। कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू वन सेंटेंसेज ईच, यानी निम्नलिखित वाक्यों को जो है वो कंबाइन कीजिए, संयुक्त कीजिए, इनटू वन सेंटेंसेज ईच, यानी कि एक वाक्य में जो है उसे कंबाइन कर देना है। तो पहला क्या है कि ही गेव अप ट्राइंग, ही फेल्ड थ्राइस, ही गेव अप ट्राइंग, उसने प्रयास करना छोड़ दिया। ही फेल्ड थ्राइस, वह 3 बार फेल हो गया, वह 3 बार असफल हो गया। तो इसको कैसे बदलेंगे? इसको बदलेंगे कि गेटिंग फेल्ड थ्राइस ही गेव अप ट्राइंग, यानी गेटिंग फेल्ड थ्राइस 3 बार असफल होने के बाद ही गेव अप ट्राइंग, उसने कोशिश करना छोड़ दिया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है 3 का कि द होल फैमिली वॉज हैप्पी, ही हैड स्टूड फर्स्ट। द होल फैमिली वॉज हैप्पी, पूरा परिवार खुश था।
ही हैड स्टूड फर्स्ट, और वह पहला आया था, यानी वह पहला आया था मतलब कि वह प्रथम आया था। तो इसका जवाब क्या होगा? द होल फैमिली वॉज हैप्पी व्हेन ही स्टूड फर्स्ट। पूरा परिवार खुश था जब वह प्रथम आया था। तो जब वह प्रथम आया था तो कोई भी बच्चा अगर प्रथम आता है तो उसके परिवार के सभी सदस्य जो है वो खुश हो जाते हैं, है ना, कि भाई बच्चा जो है वो प्रथम आया है, मेरा जो मेहनत है वो सार्थक हो गया। शिक्षक भी खुश हो जाते हैं। आप लोग भी जो है वो प्रथम आइएगा तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, आप लोगों को मिठाई वगैरह खिलाएंगे। तो इसको वन सेंटेंस में क्या करेंगे? तो वन सेंटेंस में इसको जो है वो मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? द होल फैमिली वॉज हैप्पी ही हैड स्टूड फर्स्ट। तो द होल फैमिली वॉज हैप्पी व्हेन ही स्टूड फर्स्ट। पूरा परिवार खुश था जब वह प्रथम आया था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है कि ही डाइड एट द एज ऑफ 11, फीवर वॉज द कॉज ऑफ हिज डेथ। ही डाइड एट द एज ऑफ 11, वह 11 वर्ष की उम्र में मर गया। फीवर वॉज द कॉज ऑफ हिज डेथ, और उसकी मृत्यु का कारण बुखार था। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? बुखार तो हमको भी हुआ था, बड़ा डर लग रहा है ना। देखते हैं। तो ही डाइड एट द एज ऑफ 11, फीवर वॉज द कॉज ऑफ हिज डेथ, यानी वह 11 वर्ष की उम्र में मर गया। फीवर वॉज द कॉज ऑफ हिज डेथ, और फीवर जो है उसके मृत्यु का कारण था। तो इसका जवाब क्या होगा? फीवर वॉज द कॉज ऑफ हिज डेथ व्हेन ही डाइड एट द एज ऑफ 11, यानी फीवर जो है उसकी मृत्यु का कारण बना व्हेन ही डाइड एट द एज ऑफ 11। और इस तरीके से सेंटेंस को हम कंबाइन कर रहे हैं बच्चों। आप देख सकते हो कि अब जो है वो सेंटेंस को हमने क्या कर दिया यहाँ पर? तो कंबाइन कर दिया। क्या है? तो फीवर वॉज द कॉज ऑफ हिज डेथ, फीवर उसकी मृत्यु का कारण था। व्हेन ही डाइड एट द एज ऑफ 11, जब वह 11 वर्ष की उम्र में मृत्यु को प्राप्त हुआ। अगला जो है वो हम देखेंगे बच्चों प्रश्न, और अगला प्रश्न जो है वो अब आपके सामने है, और ये होगा ग्रामर से ही, जो 2015 में पूछा गया है। और सबसे पहला प्रश्न है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। और ये तो अभी हम लोग पढ़ ही रहे थे कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर है? तो सबसे पहला क्या है कि ही सेड टू मी विल यू बी द टुमारो। अब यहाँ पर जो है वो दिया गया है डायरेक्ट स्पीच, और इसको हमें बदलना है किसमें? तो इनडायरेक्ट स्पीच में। तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में इसे बदलेंगे बच्चों। तो सबसे पहला क्या है? सबसे पहला प्रश्न है कि ही सेड टू मी विल यू बी द टुमारो। तो इसको हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? इंटेरोगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव है तो आस्क्ड का यूज करेंगे। इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो इफ का यूज करेंगे। इसके बाद फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, है ना। अगर पोसेसिव केस है तो पोसेसिव केस में भी यही, अगर फर्स्ट पर्सन का होगा तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट पोसेसिव केस में बदलेगा। अगर सेकंड पर्सन होगा तो सेकंड पर्सन का भी, अगर पोसेसिव केस होगा तो उसको सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, इसको भी ऑब्जेक्ट के अनुसार पोसेसिव केस में चेंज करेंगे। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले क्या है? रूल आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है कि ही सेड टू मी विल यू बी द टुमारो। तो जवाब होगा ही आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो क्या आ जाएगा? इफ। तो ही आस्क्ड मी इफ सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो मी का क्या हो जाएगा? आई। तो आई के साथ क्या लगेगा? आई के साथ सेल लगता है तो हो जाएगा आई शुड बी देयर द नेक्स्ट डे। टुमारो किस में बदल जाएगा? टुमारो बदल जाएगा द नेक्स्ट डे। तो पहला जो है वो हमने इनडायरेक्ट नरेशन में इसको बदल दिया, इनडायरेक्ट स्पीच में बदल दिया। दूसरा है श्वेता सेड टू हर फादर आई हैव नॉट डन इट। तो श्वेता सेड टू हर फादर, ये निगेटिव है ना, और ये हैव में है, तो हैव है तो किस में बदल जाएगा? हैड में, है ना। क्योंकि जब कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है, और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो तो वो किस में बदलता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। ये रूल आपको याद होगा। तो क्या हो जाएगा? श्वेता सेड टू हर फादर आई हैव नॉट डन इट। तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा श्वेता टोल्ड हर फादर दैट, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट श्वेता, तो श्वेता के लिए क्या हो जाएगा? सी। हो जाएगा श्वेता टोल्ड हर फादर दैट सी हैड नॉट डन दैट। अब ये इट जो है वो किस में बदल जाएगा? दैट में बदल जाएगा, सी हैड नॉट डन दैट। नेक्स्ट जो है वो 3 नंबर क्वेश्चन है। ही सेड मीरा गिव मी योर पेन। ही सेड मीरा गिव मी योर पेन। तो मीरा क्या हो गया? संबोधन हो गया ना। तो ये बताइए कि जब संबोधन हो गया तो अब इसका सेंस समझेंगे ना कि गिव मी योर पेन, तो वो क्या कह रहा है? ही सेड, वह कहा, मीरा गिव मी योर पेन, मीरा तुम मुझे कलम दो। तो ये क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे अपना कलम दे दो, मेरे पास कलम नहीं है। तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा कि ही रिक्वेस्टेड मीरा टू गिव हिम हर पेन। ही रिक्वेस्टेड मीरा, तो हो जाएगा सेड किस में बदल जाएगा? रिक्वेस्टेड में। ही रिक्वेस्टेड मीरा, अब इन्वर्टेड कॉमा के लिए टू, गिव फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो क्या है? ही। तो ही किस में बदलेगा? ऑब्जेक्टिव में, तो हिम में। तो हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मीरा
टू गिव हिम हर पेन। और ये भी क्या हो गया बच्चों, तो ये भी सही हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको खूब बढ़िया से जो है वो समझ में आ रहा होगा। बाकी जो है वो आता है ऐसे लिखने के लिए, तो 2015 ईस्वी में जो आया था ऐसे लिखने के लिए वो आया था फ्रेंडशिप पर, इसके बाद आया था राइजिंग प्राइजेज, इसके बाद आया था यूनिटी इज स्ट्रेंथ, फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस, इसके बाद है माइट इट राइट। तो इन पांचों पर जो है वो लिखने के लिए आया था, लेकिन लिखना था किसी एक पर ही, और वो जवाब देना था 100 से 150 शब्दों में। क्लियर है ना। तो 100 से 150 शब्दों में ये जवाब देना था, और इस प्रकार से जो है वो हम लोग इसका जवाब जो है वो अभी यहाँ नहीं दे रहे हैं, ये आप अभ्यास कीजिएगा कि इसका ऐसे कैसे लिखा जाएगा। क्लियर है। अब जो है वो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस, यानी पैसिव वॉइस में इन वाक्यों को जो है वो बदल देना है। तो जवाब क्या होगा देखते हैं। हु विल हेल्प मी। अब देखिए नॉर्मल जो है ना वो क्वेश्चन आने वाले नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि नॉर्मल क्वेश्चन से आपका पाला पड़ेगा तो नहीं, ऐसा नहीं है। आपको कुछ स्पेशल रूल्स तो याद ही करने होंगे, वो वॉइस के हो, नरेशन के हो, जो अभी भी पूछे जाते हैं प्रश्न। ठीक है ना। तो आपको जो है वो इस प्रकार से प्रश्न को याद करना होगा जो स्पेशल रूल में है। जेन्युइन कभी कभी ऐसा होता है कि सिंपल रूल जो है वो आपको मिल जाता है बेस्ट क्वेश्चन, तो वो आप उसको बना सकते हो। जैसे सबसे पहला है कि हु विल हेल्प मी। तो हु विल हेल्प मी है और इसको बदलना है किस में, तो इसको बदलना है पैसिव वॉइस में। अक्सर वॉइस और नरेशन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वॉइस में क्या होता है, वॉइस में जो है वो बाई का यूज किया जाता है ना। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया जाता है, ये ध्यान रहे। और यहाँ पर जैसे दिया है हु विल हेल्प मी, कौन मेरी मदद करेगा, तो इसका जवाब होगा बाय हुम शैल आई बी हेल्प्ड, किसके द्वारा मेरी मदद होगी। अब यहाँ देखिए हु विल हेल्प मी, कौन मेरी मदद करेगा, बाय हुम किसके द्वारा, शैल आई बी हेल्प्ड, मेरी मदद होगी। नेक्स्ट है दे कैन नॉट डू इट, वे इसे नहीं कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा इट कैन नॉट डन बाई देम। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट था इट, तो इट क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, तो क्या हो गया इट कैन नॉट डन बाई देम, है ना। इट कैन नॉट वैसे ही है, डू है तो किस में बदल गया, वर्ब 3 में। मैं बता रहा था ना वर्ब 3 में और बाई का उपयोग करते हैं और फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा इट कैन नॉट, डू बदल जाएगा डन में, और बाई दे का क्या हो जाएगा देम। नेक्स्ट पीपुल लाफ्ड एट हिज फुलिशनेस, लोग उसकी मूर्खता पर हंसे थे, तो जवाब होगा कि ही वॉज बीइंग। अब ये किस में जा रहा है, तो पीपुल लाफ्ड एट हिज फुलिशनेस। तो हंसने की जो प्रक्रिया है वो कुछ देर तक चलती है, तो ये कंटिन्यूअस में आ गया ना। तो जब कंटिन्यूअस में आ गया तो क्या हो जाएगा, तो ये कंटिन्यूअस में आ जाएगा, तो यहाँ पर होगा ही वॉज बीइंग लाफ्ड बाई द पीपुल फॉर हिज फुलिशनेस। क्या हो जाएगा कि ही वॉज बीइंग लाफ्ड बाई द पीपुल फॉर हिज फुलिशनेस, और ये इसका जवाब हो जाएगा। अब चूंकि स्मार्ट बोर्ड था नहीं, तो स्मार्ट बोर्ड वहाँ पर संस्थान में है, तो अभी जो है वो मैंने इसी तरीके से इसे रेडी किया है ताकि आपको समझ में भी आए और हम लोगों का जो रिवीजन है इंग्लिश का वो भी हो जाए, प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं वो भी आपको पता चल जाए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विथ देम। अब जैसे यहाँ पर दिया गया है तो ये जो है वो वर्ब्स दिया गया है, और जब वर्ब्स दिया गया है तो इन्हीं वर्ब्स का चयन करके और इस फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है, लेकिन सुटेबल वर्ब ऑफ फॉर्म होना चाहिए। तो क्या है, जैसे यहाँ पर है आई फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश फॉर लास्ट 10 ईयर्स। अब देखिए यहाँ पर समय दिया हुआ है, तो समय दिया हुआ है और किसका उपयोग किया गया है, फॉर। अगर सिंस और फॉर का यूज हो तो आपको भी पता है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा कि आई हैव बीन लर्निंग। क्या हो जाएगा, आई हैव बीन लर्निंग, आई हैव बीन लर्निंग। लर्न किस में बदल गया, तो लर्न बदल गया हैव बीन लर्निंग में। तो हो जाएगा यहाँ पर आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर लास्ट 10 ईयर्स, मैं अंतिम 10 वर्षों से अंग्रेजी का अध्ययन कर रहा हूँ। अब अगला क्या हो जाएगा, तो सी सिंगिंग द इवनिंग, तो सी सिंग दिस इवनिंग, तो सी सिंग दिस इवनिंग है ना, तो दिस है तो प्रेजेंट का ही बोध हो रहा है, तो क्या हो जाएगा सी सिंग्स, सी क्या हो जाएगा सी सिंग्स दिस इवनिंग, दिस मॉर्निंग है ना, दिस डे अगर ये हो तो प्रेजेंट का बोध होता है, ऐसी स्थिति में हो जाएगा सी सिंग्स दिस इवनिंग।
आई जस्ट, अब देखिए जस्ट जब आ जाता है ना तो तत्काल का बोध होता है, तो ऐसी स्थिति में जो है वो परफेक्ट का यूज किया जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग इसको बदलेंगे कि आई जस्ट हैव फिनिश्ड द वर्क। आई जस्ट हैव क्या हो जाएगा, फिनिश बदल जाएगा फिनिश्ड, तो आई जस्ट हैव फिनिश्ड द वर्क हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि यूज द फॉलोइंग आइटम्स एंड फ्रेजेस इन सेंटेंसेस ऑफ योर ऑन एज टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली। क्या हो जाएगा कि यूज द फॉलोइंग आइटम्स एंड फ्रेजेस इन सेंटेंसेस ऑफ योर ऑन, यानी कि यूज द फॉलोइंग आइटम्स एंड फ्रेजेस, इन आइटम्स और फ्रेजेस का जो है वो उपयोग कीजिए, निम्नलिखित आइटम्स और फ्रेजेस का उपयोग कीजिए वाक्य में ऑफ योर ऑन अपने तरीके से, सो एज टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली, ताकि उनका अर्थ जो है वो स्पष्ट हो सके। जैसे इन अ फिक्स, तो इन अ फिक्स का अर्थ क्या होगा, इसको जो है वो हम स्पष्ट करने के लिए एक एग्जाम्पल देंगे। तो क्या है कि राहुल इज इन अ फिक्स टू हेल्प अनूप इन हिज वर्क, यानी राहुल प्रतिबंधित है अनूप के कार्य में मदद करने के लिए। फिक्स, इन अ फिक्स का मतलब अब समझ में आ गया होगा कि इन अ फिक्स का मतलब क्या होगा। राहुल बंधा हुआ है, राहुल इज इन अ फिक्स टू हेल्प अनूप इन हिज वर्क, यानी अनूप के कार्य में राहुल इज इन अ फिक्स टू हेल्प अनूप इन हिज वर्क, यानी राहुल इज इन फिक्स टू हेल्प अनूप इन हिज वर्क, यानी राहुल बंधा हुआ है, राहुल प्रतिबंधित है क्या करने के लिए, टू हेल्प अनूप, अनूप का मदद करने के लिए, इन हिज वर्क उसके कार्य में। अब जो दूसरा है वो है फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। क्लियर है बच्चों, तो देखते हैं फ्रॉम पिलर टू पोस्ट को किस प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं। इसके लिए जो है वो यहाँ पर एक सेंटेंस है कि ही मूव्ड फ्रॉम पिलर्स टू पोस्ट फॉर हिज एडमिशन इन द कॉलेज। तो क्या हो जाएगा ही मूव्ड फ्रॉम पिलर्स टू पोस्ट फॉर हिज एडमिशन इन द कॉलेज। अब देखिए फ्रॉम पिलर टू पोस्ट का मतलब क्या होता है, तो फ्रॉम पिलर टू पोस्ट का मतलब होता है, आप देख सकते हो कि ही मूव्ड फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, यानी वह भटकता रहा पोस्ट करने के लिए, फॉर हिज एडमिशन अपने एडमिशन को, अपने नामांकन को, इन द कॉलेज कॉलेज में, यानी अपने कॉलेज में नामांकन कराने के लिए वह क्या करता रहा, तो वह मूव्ड करता रहा फ्रॉम पिलर्स टू पोस्ट, यानी एक जगह से दूसरे जगह। तो एक जगह से दूसरी जगह जब नामांकन होता है तो बच्चे भाग दौड़ खूब करते हैं। तो फ्रॉम पिलर टू पोस्ट का मतलब समझ में आ गया होगा कि ही मूव्ड फ्रॉम पिलर टू पोस्ट फॉर हिज एडमिशन इन द कॉलेज, वह कॉलेज में अपने नामांकन के लिए भाग दौड़ करता रहा फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। नेक्स्ट है हार्ड एंड फास्ट। तो हार्ड एंड फास्ट को अगर हम सेंटेंस में चेंज करेंगे तो क्या होगा बच्चों, होगा आई कैन सॉल्व हार्ड एंड फास्ट वर्क्स, यानी मैं कठिन और तेजी से होने वाले कार्यों को हल कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से जो है वो हम लोगों ने अभी तक जितना भी प्रश्न था और वो प्रश्न जो एग्जाम में पूछा गया था ग्रामर से, वो सारे के सारे प्रश्नों को हमने हल किया। अब इसके बाद जो है वो हम लोग देखेंगे कुछ बुक से जो क्वेश्चन आते हैं उनको। तो बुक से आने वाले क्वेश्चन में जो है वो सबसे पहला क्वेश्चन होता है जो चैप्टर नेम होता है और जो राइटर नेम होता है। चैप्टर नेम और राइटर नेम ये दोनों ही मतलब आते हैं एग्जामिनेशन में, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप लोग भी जो है वो राइटर नेम और चैप्टर नेम ये जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बिना काम चलने वाला नहीं है और ये 5 नंबर का आता है। जैसे आप देख सकते हो एन इपिताफ, तो एन इपिताफ के लिए क्या होता है, तो एन इपिताफ के लिए जो है वो जवाब है वाल्टर डेला मेयर, है ना। वाल्टर डेला मेयर जो है वो इसके रचयिता हैं, इनके पोएट हैं। नेक्स्ट है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के कौन है, तो जॉन डॉनी है। नेक्स्ट है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, है ना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसके बाद है फायर हाइमन, तो फायर हाइमन जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो फायर हाइमन जो है वो लिखा गया है फायर हाइमन। ये यहाँ पर अगर देखिएगा ना तो ये गलती दिया है, तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का जो है यहाँ पर दिया गया है बी, है ना, बी जो है वो 3 का आंसर है। तो यहाँ पर ये जो बी है वो 3 का आंसर है, फायर हाइमन। तो इस प्रकार से जो है वो आप यहाँ से भी देख सकते हो, कुछ चीज़ें यहाँ पर सही है। जैसे अगर यहाँ से देखते हैं तो एन इपिताफ जो है वो वाल्टर डेला मेयर, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो जॉन डॉनी। इसके बाद जो है वो बात करते हैं इसके बाद जो है वो
मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। तो मैकेविटी द मिस्ट्री कैट जो है वो लिखा गया है किसके द्वारा? तो टी.एस. इलियट के द्वारा। इसके बाद जो है वो बात करते हैं अब जॉन डॉनी जी की। तो जॉन डॉनी जो है वो स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो, फायर हाइमन बचे हुए हैं और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है वो लिखा गया है किसके द्वारा? तो वाल्ट वाइटमैन के द्वारा, है ना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। और फायर हाइमन किसके द्वारा लिखा गया है? तो फायर हाइमन लिखा गया है के एन दारूवाला के द्वारा, है ना, के एन दारूवाला। तो इस प्रकार से जो है वो मैच कर देंगे। अगर मैच ना करें तो इस प्रकार से मैच ना करके आप ऐसे कॉलम बना करके इस तरह से 1 2 3 4 लिख करके 5 लिख करके मैच कर सकते हैं। या अगर मैच ना कीजिएगा तो जैसे ये लिखा गया है कि ए का 4, बी का 3, सी का 5, तो यहाँ से लिखा गया है ना, तो ये क्या है? ए। तो ए का कौन सा ऑप्शन है? तो ए का ऑप्शन जो है वो 4 है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो इसको आप ऐसे लिखिएगा, ए का 4, बी का 3, सी का 5, डी का 2, ई का आई। तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो अब क्या करना है? तो पोइट्स का नेम लिखना है। तो पोइट्स का नेम लिखना है, देखते हैं। नेम द पोइट्स हु रोट द फॉलोइंग लाइन्स। उन कवियों के जो है वो नाम लिखिए जिन्होंने निम्नलिखित पंक्तियों को लिखा है। तो क्या है? इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, दैट्स देयर सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड, दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड। तो क्या हो जाएगा? इफ आई शुड डाई, अगर मेरी मृत्यु हो जाती है, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, तो मेरे बारे में केवल यही सोचना कि दैट्स देयर सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड, की विदेशी सरजमी का वह कोना, दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, वह हमेशा इंग्लैंड के लिए हो जाएगा। यानी अगर कवि कहते हैं कि अगर मेरी मृत्यु हो जाएगी और तो मेरे बारे में केवल यही सोचना, और क्या सोचना? तो मेरे बारे में केवल और केवल यही सोचना कि विदेशी सरजमी का वह कोना अब वो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा, जहां इन्हें दफना दिया जाएगा। नेक्स्ट है ही हैथ नो डिजायर नॉर सेंस नॉर हाफ सो। अच्छा, ये लिखा किसने है? तो ये जो कवि कह रहे हैं कि इफ आई शुड डाई, अगर मेरी मृत्यु हो जाए, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, तो मेरे बारे में केवल इतना सोचना, दैट्स देयर सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड, की विदेशी सरजमी का वह कोना, दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। ये लिया गया है द सोल्जर से। ये किससे लिया गया बच्चों? तो ये जो है वो लिया गया है द सोल्जर, द सोल्जर चैप्टर से, पोएट्री का है। 12th क्लास में, 12th क्लास में पोएट्री से ये लिया गया है द सोल्जर। क्लियर है? और इसके जो लेखक हैं यानी इसके जो कवि हैं वो कौन है? लेखक नहीं, तो इसके जो कवि हैं वो हैं रूपर्ट ब्रोकी। कौन है? तो इसके जो कवि हैं वो हैं रूपर्ट ब्रोकी। इस प्रकार से प्रश्न जो है वो पूछता है एग्जामिनेशन में, तो आपको जवाब इसी प्रकार से देना होगा। ही हैथ नो डिजायर नॉर सेंस नॉर हाफ सो सॉर्ट अवे देन फियर्स नॉट मी। ये कहते हैं कि ही हैथ नो डिजायर, ये लिया गया है सूर्य के बारे में। कहते हैं कि सूर्य तो जो है वो जाता है और पुनः सुबह में आ जाता है, उसके पास तो जो है वो न तो कोई इच्छा है न ही कोई सेंस है। तो ये जो कवि हैं वो कहते हैं जॉन डॉनी जी, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से ये लिया गया है। तो ही हैथ नो डिजायर नॉर सेंस नॉर हाफ सो सॉर्ट अवे देन फियर्स नॉट मी। ये कहते हैं कि ही हैथ नो डिजायर नॉर सेंस, उसके पास तो कोई इच्छा नहीं है, कोई भाव नहीं है, नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, और ना ही उसके पास अपनी गति तेज करने के लिए कोई कारण है, नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, अपने रास्ते को छोटा करने के लिए कोई कारण नहीं है उसके पास, देन फियर्स नॉट मी, तो तुम मुझसे मत डरो। कवि कहते हैं जॉन डॉनी जी कि तुम मुझसे मत डरो, क्योंकि मेरे पास तो इच्छा है कि मुझे मेरी प्रियतमा के लिए वापस आना है। तो ये जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो है वो लिखा गया है जॉन डॉनी जी के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? तो ये जो है वो लिखा गया है जॉन डॉनी जी के द्वारा। और ये जो लिया गया है वो लिया गया है, चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, आई डू नॉट गो, है ना, आई डू नॉट गो से जो है वो ये लिया गया है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से ये लिया गया है। अगला जो है वो है कि वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग एज वेयर आर दे, कहाँ हैं वो बसंत के गीत, एज वेयर आर दे, कहाँ हैं, थिंक नॉट ऑफ देम दाउ हैज़ दाई म्यूजिक टू, उनके बारे में मत सोचो, उनका भी अपना संगीत है। ये जो लिया गया है वो ये जो लाइन ली गई है कि वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग आई वेयर आर दे, थिंक नॉट ऑफ देम दाउ हैज़ दे म्यूजिक टू, तो ये जो है वो लिखा गया है, तो ये लिखा गया है जॉन कीट्स के द्वारा। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है जॉन कीट्स के द्वारा। ये लिखा गया है जॉन कीट्स,
तो जॉन कीट्स जी के द्वारा जो है ये लिखा गया है। और ये लिया कहाँ से गया है? तो ये लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। किससे ये लिया गया है? तो ये लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी मेरे खुद के गीत। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से जो है ये लिया गया है। अब इसमें आप देख सकते हो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ये लिया गया है। तो इस तरीके से अब अगला देखेंगे तो अगला प्रश्न जो है इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं कि वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, कहाँ हैं बसंत के गीत। एज वेयर आर दे, कहाँ हैं वे। थिंक नॉट ऑफ देम, उनके विषय में न सोचो। दाउ हैज़ दे म्यूजिक टू, उनका अपना म्यूजिक है। ये लिखा गया है किसके द्वारा? जॉन कीट्स के द्वारा। और जॉन कीट्स जी के द्वारा ये रचित है। साथ ही साथ ये चैप्टर का नेम क्या है? तो ये चैप्टर का नेम है टू ऑटम। चैप्टर का नेम क्या है बच्चों? चैप्टर का नेम है टू ऑटम। AUTUMN होगा, AUTUMN। तो टू ऑटम से ये लिया गया है। अगला जो है वो क्या है कि मैकेविटी इज़ अ जिंजर कैट। मैकेविटी जो है वो एक जिंजर कैट है। ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन, वह बहुत लंबी है और पतली है। ध्यान दीजिएगा क्या है कि मैकेविटी एपोस्ट्रॉफी एस है, तो इसको क्या करेंगे? मैकेविटी इज़ अ जिंजर कैट। मैकेविटी एक जिंजर कैट है। ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन, वह लंबी है और पतली है। यू शुड नो हिम इफ़ यू सॉ हिम, आप उसे जान जाओगे जब आप उसे देखोगे। फॉर हिज आइज आर सकेन इन, उसकी आंखें जो है वह अंदर की ओर धसी हुई है। तो ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, मैकेविटी इज़ अ जिंजर कैट, ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन, इसके बाद जो है वो क्या है? तो यू शुड नो हिम इफ़ यू सा हिम, आप उसे जान जाओगे जब आप उसे देखोगे। फॉर हिज आइज आर सकेन इन, उसकी आंखें जो है वह धसी हुई है। तो ये लिया गया है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट से, और मैकेविटी द मिस्ट्री कैट से लिया गया है। और साथ ही साथ इस सेंटेंस के जो राइटर है यानी कि जो लेखक हैं वो है T.S. इलियट। कौन है? T.S. इलियट। तो T.S. इलियट के द्वारा जो है ये लिखा गया है। अगला जो है वो हम देखेंगे प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि आई स्वॉर टू सेव फायर, मैंने कसम खाया है आग को सुरक्षित करने का। फ्रॉम द साइन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, यानी कि भूलने के पाप से। आई स्वॉर टू सेव फायर, मैंने कसम खाया है आग को सुरक्षित करने का, आग को बचाने का। फ्रॉम द साइन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, यानी भूलने के पाप से। तो ये जो है वो लिया गया है फायर हाइमन से। ये किससे लिया गया है बच्चों? तो ये लिया गया है फायर हाइमन चैप्टर से। तो ये हो जाएगा फायर हाइमन, और फायर हाइमन चैप्टर से ये लिया गया है। और इसके जो राइटर हैं वो हैं फायर हाइमन के राइटर KKN दारूवाला, है ना। तो इसका जो जवाब होगा वो हो जाएगा KKN दारूवाला। तो KKN दारूवाला जो है वो इसके लेखक हैं, यानी KKN दारूवाला जो है वो इसके पोएट हैं। और इस प्रकार से हमने इसका जवाब दे दिया। ठीक है बच्चों। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला जो क्वेश्चन होगा जो बुक पर ही जो है वो आधारित होगा। तो बुक पर आधारित जो है वो अब हम देखेंगे प्रश्न। तो बुक पर आधारित जो प्रश्न है अब इसमें आ जाता है सबसे पहला कि नेम द ऑथर्स ऑफ द फॉलोइंग प्रोज पीसेस, यानी कि अब जो है वो हमें ऑथर्स के जो है वो नेम बताने हैं जो कि फॉलोइंग प्रोज पीसेस के होने चाहिए, है ना। जैसे अ मैरिज प्रपोजल, तो अ मैरिज प्रपोजल किसके द्वारा लिखा गया है? तो एंटन चुबुक के द्वारा लिखा गया है। ये 2015 का हम पढ़ेंगे बच्चों। अब आप देख रहे होंगे कि 2016 का भी है, तो 2016 के लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे, अभी केवल 2015 का। तो नेम द ऑथर्स ऑफ द फॉलोइंग प्रोज पीसेस। तो अब आप देख सकते हो कि पोएट्री से भी जो है वो प्रोज मतलब पोएट्री से भी जो है वो लेसन नेम और साथ ही साथ राइटर नेम, ये दोनों आ रहा है ना। और पोएट्री के बाद अब प्रोज में देखें तो इसमें भी आ रहा है। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि प्रोज और पोएट्री सेक्शन में जो चैप्टर है और जो उसके राइटर हैं, जो उसके पोएट हैं, इनका नाम याद करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है ना। तो इस तरीके से आप फोकस कीजिएगा ताकि आपको जो है वो ये प्रीफ्रेंस मिल सके, आप जो है वो प्रीफ्रेंस का ये लाभ उठा सको कि ये क्वेश्चन पहले से आपके माइंड में सेट है कि क्या आता है। तो चैप्टर नेम, राइटर नेम और पोएट नेम ये याद कर लीजिएगा। क्लियर है ना। चैप्टर नेम, राइटर नेम अगर प्रोज है तब, राइटर नेम अगर पोएट्री है तो पोएट नेम आपको याद करना है बच्चों। तो नेम द ऑथर ऑफ द फॉलोइंग प्रोज पीसेज। सबसे पहला है अ मैरिज प्रपोजल। तो अ मैरिज प्रपोजल के जो राइटर हैं वो कौन है? एंटन चुबुक है। क्लियर है। अ पिंच ऑफ स्नफ, ये कैसे भूल सकते हैं? मनोहर मालगवंकर, नानू काका का कैरेक्टर इसी में तो है। हाउ फ्री इज द प्रेस, कितना स्वतंत्र है प्रेस, इसका जवाब होगा डॉर्थी एल सेयर्स।
प्रेस का जो है वो पूरा जो है वो व्याख्या ही कर दी है कि समाचार पत्र जो है वो कहाँ से आमदनी का जरिया लाता है। एडवर्टाइजमेंट से, है ना, मिराकल मॉन्जरिंग से, गार्बलिंग करता है ना, ये इसके जो है वो अस्त्र शस्त्र हैं। बाकी इसके आमदनी का जो मेन स्रोत है वो क्या है, एडवर्टाइजमेंट है। ये वही छापता है जो एडवर्टाइजर्स का जो है वो इच्छा होता है। तो ये सारा चीज़ जो है वो हम लोग समझे थे हाउ फ्री इज़ द प्रेस में खूब बढ़िया से। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो डॉर्थी एल सेयर्स के द्वारा लिखा गया है। अगला है क्वेश्चन जो 2015 में पूछा गया है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ योर टेक्सटुअल रीडिंग, यानी आपने जैसा पढ़ा है उस अध्ययन के आधार पर आप इन सेंटेंस को पूरा कीजिए। तो क्या है सेंटेंस कि दिस मीन्स दैट चीप डेली पेपर विच गोज एवरीवेयर एंड हैज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंस। अब इसका जो है वो क्या होगा जवाब, तो इन्फ्लुएंस होगा बच्चों। इसका जवाब क्या होगा, इन्फ्लुएंस। तो इस तरीके से जो है वो हमने इसे फिल कर दिया पढ़े हुए पाठ्यक्रम के आधार पर। दूसरा है कि इंडियन हैज़ ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ माई बैकग्राउंड ऑफ इन माई लाइफ। इंडियन हैज़ ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ माई बैकग्राउंड इन माई लाइफ। ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे, बैकग्राउंड का प्रयोग करेंगे केवल। तो ये हो जाएगा बैकग्राउंड। तो ये कहाँ से लिया गया है, इंडियन हैज़ ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ माई बैकग्राउंड इन माई लाइफ, यानी कि मेरे जीवन के बैकग्राउंड में इंडिया जो है वो हमेशा से रहा है। ये लिया गया है क्या, तो ये लिया गया है एक चैप्टर है जिसमें लिखा गया है कि इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर आइज। तो इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर आइज जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है बच्चों, तो इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर आइज जो है वो लिखा गया है राइटर हैं इसके पर्ल एस बक। तो पर्ल एस बक के द्वारा जो है ये लिखा गया है। तो ये वहाँ से लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया है, तो इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर आइज, और इसके जो राइटर है वो कौन है, तो पर्ल एस बक। इतना भी जो है वो एक्सप्लेन कर देंगे तो बहुत है। हालांकि यहाँ पर केवल और केवल फिल इन द ब्लैंक्स को क्लियर करना है। फिर इसके बाद क्या है कि दिस मीन्स दैट चीप डेली पेपर विच गोज एवरीवेयर एंड हैज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंस। इसका मतलब हुआ कि दिस मीन्स, इसका मतलब हुआ दैट चीप डेली पेपर की जो मुख्य समाचार पत्र है, विच गोज एवरीवेयर वो हर जगह जाता है, एंड हैज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंस और वह ज़्यादा प्रभाव डालता है। तो जो मुख्य समाचार पत्र होता है वो हर जगह जाता है, और वो हर जगह जाता है और प्रभाव डालता है। जैसे दैनिक जागरण है, दैनिक जागरण में अगर कोई भी समाचार निकल गया तो वो आपको सच लगेगा। हालांकि अगर वो गलत छाप भी देता है तो कहीं कोने में जो है वो छोटा सा एक माफ़ीनामा जो है वो लिख देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से जो है वो आप उसको बेस्ट मान लोगे। और आज के इस वीडियो में जो है वो हम लोगों ने अध्ययन किया 2015 में आए हुए प्रश्नों का। तो अभी जो है वो हम लोगों ने 2015 वर्ष में पूछे गए बिहार बोर्ड के द्वारा जितने भी प्रश्न थे इंग्लिश विषय के, वो सारे के सारे जो है वो हम लोगों ने अभी कवर किए हैं इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और इसी प्रकार से अभी आपने जिस प्रकार से ये वीडियो देखा है, ठीक इसी प्रकार से जो है वो सारे के सारे वीडियोज़ आपको अपलोड कर दिए जाएंगे, आप देखिएगा। और ये जो बीच में डिस्टरबेंस हुआ है क्लास का, ऑफलाइन क्लासेस का, इसकी वजह से विचलित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेस्ट क्वालिटी कंटेंट जो है वो आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, कोई भी जो है वो दिक्कत नहीं होगा। जैसे अभी आपने ये देखा है, हाँ एक चीज़ का साथ बना रहना चाहिए, ऑनलाइन में फोकस होना चाहिए। ऑनलाइन में जब तक फोकस नहीं होगा अपनी स्टडी पर तब तक आप बेहतरीन नहीं कर सकते हो, है ना। तो अच्छा भी है कि आप ईयरफोन लगा लीजिए, ईयरफोन लगा करके आराम से, और घर के किसी कोने में ठंड लग ही रहा है, रजाई ओढ़ करके और बैठ जाइए। इसके बाद जो है खूब बेहतरीन ढंग से तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। बाकी बात रही 11th क्लास की, तो 11th क्लास के बच्चों के लिए भी जो है वो वीडियोज़ अपलोड की जाएंगी। आपके लिए जो है वो वीडियो मैं ज़रूर डालूंगा 11th क्लास वालों के लिए। और 12th क्लास वाले बच्चे जो हैं उनके लिए सबसे पहले प्रायोरिटी दी जा रही है क्योंकि उनका बोर्ड एग्ज़ाम है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो है वो प्रीवियस ईयर का ही होगा, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस का होगा, और वो होगा केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री का जो है वो क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। आज ही अपलोड उसे करेंगे। आज बैठे हुए हैं, देख ही रहे हैं, टोपी वोपी पहन करके खूब बढ़िया से, ठंड से बच करके, ज़्यादा ठंड लगेगा तो इससे कर लेंगे, है ना। और इसके बाद जो है वो ठंड से बचेंगे, साथ ही साथ जो है वो पढ़ाई जारी रहेगी। क्लियर है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ये अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर जो है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।